अस्सलाम वालेकुम यार। तो अभी हम लोग थोड़ा-सा टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्सेस और जो मोमेंट है, बेसिकली व्हाट इज़ द मोमेंट और द टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्सेस, इसका क्या रिलेशन है वगैरह। तो हम इसको थोड़ा-सा डिटेल में आज देखेंगे। इंशाल्लाह 2 टू 3 वीडियोज़ के अंदर ये कंप्लीट हो जाएगा और इट्स वेरी ईज़ी टू अंडरस्टैंड। ये कोई इतना कोई ख़ास कॉम्प्लिकेशन नहीं है इसके अंदर और ये काफ़ी सिंपल है। तो ये आपका सिलेबस आउटलाइन्स हैं जिसके अंदर अब आई गेस इक्विलिब्रियम को निकाल दिया गया है। स्टेट्स ऑफ इक्विलिब्रियम, स्टैटिक और न्यूट्रल इक्विलिब्रियम वगैरह, और बस एक प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स और सिंपल प्लम लाइन एक्सपेरिमेंट, और ये वो छोटी-मोटी चीज़ें रह गई हैं अब। खैर, तुम लोगों ने कभी ज़िंदगी में गौर किया होगा कि अगर तुम लोग किसी दरवाजे को खींचते हो, फॉर एग्जांपल ये ए है सिनेरियो, दिस इज़ बी सिनेरियो और दिस इज़ सी सिनेरियो, ठीक है? तो जब तुम लोग किसी दरवाजे को खोलते हो और उसका जो नॉब होता है, तुमने कभी देखा होगा कि वो बहुत दूर होता है। अगर ये आपका हिंज है, दिस इज योर हिंज, ठीक है? जो हिंज होता है दरवाजे का, जिसके इर्द गिर्द, जिसके जिसके करीब से एक दरवाजा घूमता है, जिसके अबाउट एक दरवाजा रोटेट करता है, खुलता है। तो दिस इज द हिंज, राइट? ये आपका हिंज है। इन तीनों केसेस के अंदर मैं यहाँ पे ड्रॉ कर लेता हूँ। दिस इज योर हिंज। हम्म तो यहाँ पे तुम लोगों ने एक चीज देखी होगी कि अगर तुम लोग कोशिश करो यहाँ पे लगाने की डोर नॉब को, अगर यहाँ पे डोर नॉब होता है, इसी पॉइंट पे डोर नॉब होता, तो दरवाजे को खींचना बहुत मुश्किल हो जाता। और जितना ही डोर नॉब दूर होता जा रहा है, उसका जिस तरीके से डिस्टेंस फ्रॉम द हिंज बढ़ता जा रहा है, उसको खींचना आसान होता जा रहा है। फॉर एग्जाम्पल, अगर डोर नॉब ये होता, दिस वॉज अ डोर नॉब, लेट मी यूज अ डिफरेंट कलर, दिस इज अ डोर नॉब, ठीक है? अगर ये डोर नॉब है, तो अब ये इससे थोड़ा सा दूर हो गया, अब हमने इसको थोड़ा सा मजीद राइट की तरफ कर दिया, तो अभी भी खींचना मुश्किल है, लेकिन पहले से आसान है, ठीक है? तो बी में आप कंपैरेटिवली इजीली खींच सकते हो। सी के अंदर अगर मैं हिंज के बिल्कुल ही इसको दूर ले जाऊं, ये समझ लो ये रिफ्लेक्शन है इसकी, ठीक है? ये यहाँ से आप इसे खींचोगे दरवाजे को, और ये आपका हिंज है, तो अब ये मजीद दूर हो गया है, ठीक है? इसका डिस्टेंस मजीद बढ़ गया है, तो अब तुम इसे खींचोगे तो आसानी से खुल जाएगा। तो इसी तरीके से अब ये ऐसा होता क्यों है कि जब तुम लोग डिस्टेंस बढ़ा रहे हो हिंज से, तो क्यों इसे खोलना आसान हो रहा है? बेसिकली हिंज, इस पॉइंट पे हम हिंज को यहाँ पे रेफर करते हैं पिवट। पिवट कोई सी एक ऐसा पॉइंट होता है जिसके अबाउट चीज घूमती है, ठीक है? फॉर एग्जाम्पल, दरवाजे में हिंज अपनी जगह पे खड़ा रहता है और उसके इर्द गिर्द दरवाजा घूमता है, दरवाजा खुलता है, इस तरीके से हिंज अपनी जगह पे फोकस रहता है, ठीक है? वो अपनी पोजीशन नहीं चेंज करता, और हिंज के अबाउट चीजें घूमती हैं। तो एक पॉइंट होता है, एक चीज होती है जिसके अबाउट हर चीज रोटेट करती है, और वो आपका हिंज होता है, वो आपका पिवट होता है। दैट इज द पिवट, ठीक है? इस केस में हिंज आपका पिवट है। अब जो टर्निंग ऑफ ऑब्जेक्ट्स है ना, ये जो टर्निंग ऑफ ऑब्जेक्ट्स है, कोई भी चीज जब घूमती है, इसे हम लोग बोलते होते हैं मोमेंट, ठीक हो गया? दिस इज कॉल्ड मोमेंट। ये होता है क्योंकि एक फोर्स, बिकॉज ऑफ द फोर्स which is perpendicular to distance from the pivot। सही है? तो अगर आप एक पिवट को चूज करते हो, ये आपका पिवट है, फॉर एग्जाम्पल ये हिंज है एंड दैट इज योर पिवट, और ये आपका डिस्टेंस है, राइट? दिस इज योर डिस्टेंस डी। तो जब आप तुम फोर्स लगाते हो दरवाजे पे, तो ये ऐसे फोर्स लगती है, ठीक है? दिस इज द फोर्स। इसका ये यूज करिए, ये आपकी फोर्स है, ठीक है? दैट इज द फोर्स। तो अब ये जो एंगल है ना, दिस इज 90 डिग्रीज, ये 90 डिग्रीज है। लेट मी यूज अ डिफरेंट कलर, 90 डिग्रीज, ठीक है? दिस इज 90 डिग्रीज। तो अगर ये आपकी फोर्स है और ये आपका डिस्टेंस है, तो इनके दरमियान 90 डिग्रीज का एंगल बन रहा है। तो ये एक सिनेरियो जिसके अंदर फोर्स और डिस्टेंस के दरमियान 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, और एक ऑब्जेक्ट फिर उसकी वजह से रोटेट कर रहा है, घूम रहा है, तो हम इसे बोलते होते हैं मोमेंट। क्योंकि ऑब्जेक्ट घूम रहा है, तो कोई भी ऑब्जेक्ट जब घूमता है, इस तरीके से रोटेट करता है, हम बोलते हैं इट इज एक्सपीरियंसिंग अ मोमेंट, ठीक है? और ये टर्निंग ऑफ एनी ऑब्जेक्ट बेसिकली मूवमेंट को ही रेफर करता होता है। तो टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स इज बेसिकली सेम एज मूवमेंट। द टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स इज द सेम थिंग एज मूवमेंट, ठीक हो गया? इट इज द सेम थिंग एज मूवमेंट। अब यहाँ पे एक और चीज देखने वाली है
कि अगर मैं यहाँ पे कोई पिवट दोबारा रखूं, ठीक है, दिस इज द पिवट, राइट? मैं यहाँ पे फोर्स लगाता हूँ एंड दिस इज योर डिस्टेंस डी, राइट? एंड दे बोथ आर ऑब्वियसली एट 90 डिग्रीज, राइट? दीज बोथ आर एट 90 डिग्रीज। मैं जिस तरीके से डिस्टेंस बढ़ाता जाऊं ना, अब ये मेरा डिस्टेंस है मजीद, अब मेरा दूर हो गया, मैंने फोर्स तो लगाई है लेकिन मैंने अपना डिस्टेंस बढ़ा दिया, ठीक है? दिस इज माई डिस्टेंस डी, स्टिल दे आर मेकिंग 90 डिग्रीज, राइट? स्टिल इट इज मेकिंग 90 डिग्रीज। तो अब मैंने जब डिस्टेंस बढ़ा दिया ना, तो इससे फायदा ये हुआ है कि अब मैं फोर्स कम लगाऊंगा, ठीक है? अब मैं फोर्स कम लगाऊंगा और एक ऑब्जेक्ट रोटेट कर जाएगा। अब ये रोटेट करेगा इस तरीके, इस साइड से ऐसे रोटेट करेगा, तो अब इसको रोटेशन इसकी आसान होगी क्योंकि मैंने डिस्टेंस बढ़ा दिया है। तो जब आप डिस्टेंस बढ़ा देते हो ना या किसी चीज का, तो आपको अप्लाइंग फोर्स कम करनी पड़ती है, हो जाती है, और आपका ऑब्जेक्ट रोटेट करता है, तो आपके लिए आसानी हो जाती है। आप डिस्टेंस बढ़ा दो, आपको कम फोर्स लगानी पड़ेगी घुमाने के लिए। और इसी वजह से न्यूटन ने एक दफा कहा था, न्यूटन को ये एट्रीब्यूट है कि उसने एक बड़ी पहली स्टेटमेंट की थी कि अगर तुम मुझे एक बहुत बड़ा मोमेंट, एक बहुत बड़ा लिवर दे दोगे ना, एक बहुत बड़ा लिवर मतलब कि लाइक हाउ कैन एक्सप्लेन दिस, ऐसे शार्प सा दिखता है, ठीक है? जिसे तुम खुदाई करते हो, ऐसा समझ लो, जिसे आप कोई भी चीज खोदते हो जमीन के अंदर। तो अगर तुम मुझे एक बहुत बड़ा मोमेंट दे दोगे ना, जिसकी ये जो स्टिक है बहुत बड़ी है, बहुत बड़ा दे दोगे, तो मैं ये पूरी अर्थ को घुमा सकता हूँ इस तरीके से। मैं पूरी अर्थ को रोटेट करवा सकता हूँ। और उसका मतलब ही ये था कि अगर वो डिस्टेंस को बहुत ज्यादा बढ़ा देगा तो उसे फोर्स कम लगानी पड़ेगी, और अगर बहुत ही बड़ा डिस्टेंस होगा, कम फोर्स होगी, तो एक ऑब्जेक्ट रोटेट इजीली कर जाएगा। और इसीलिए फोर्स और डिस्टेंस का आपस में इस रिलेशन को कैलकुलेशन करने के लिए, अगर मैं टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स यानी कि अगर मैं मूवमेंट की कैलकुलेशन करना चाहता हूँ, तो आई विल सिंपली मल्टीप्लाई दिस फोर्स टाइम्स द डिस्टेंस। एक और बात कि फोर्स एंड डिस्टेंस मस्ट बी परपेंडिकुलर। तो हम बेसिकली मूवमेंट को डिस्क्राइब इस तरीके से करते होते हैं कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस, यानी कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स फ्रॉम द पिवट इज कॉल्ड एन ऑब्जेक्ट्स मोमेंट। ठीक हो गया? इज कॉल्ड एन ऑब्जेक्ट्स मोमेंट। अब इसके अंदर एक और चीज है देखने के लिए कि क्योंकि ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है? टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स यानी कि जो मोमेंट है बेसिकली इट्स अ वेक्टर क्वांटिटी। ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, सो इट मस्ट हैव अ मैग्नीट्यूड एंड इट मस्ट हैव अ डायरेक्शन, राइट? सो इसकी डायरेक्शन अब क्या होगी, डायरेक्शन किस तरह इसको स्पेसिफाई करेंगे? तो ये चीज थोड़ी सी अब यहाँ पे थोड़ा सा चेंज है, क्योंकि ये लेफ्ट राइट पे डायरेक्शन इसकी चेंज नहीं होती। ये या तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन चेंज होती है, क्लॉकवाइज मूवमेंट आता है, या फिर एंटी क्लॉकवाइज आता है। कंसिडर करो, ये आपका एक सिनेरियो, ठीक है? दिस इज योर ए सिनेरियो। मैंने फोर्स बिल्कुल परपेंडिकुलर लगाई और ये 90 डिग्रीज बना रहे हैं फोर्स और डिस्टेंस आपस में। तो जब ये ऑब्जेक्ट बिल्कुल इसके पिवट, दिस इज योर पिवट, राइट? दिस इज योर पिवट। तब मैंने जब फोर्स इसके परपेंडिकुलर लगाई थी, तो ये इस तरीके से ऑब्जेक्ट रोटेशन करेगा, एंड दिस इज एंटी क्लॉकवाइज। बेसिकली दिस इज एंटी क्लॉकवाइज। ठीक हो गया? जैसे एंटी क्लॉकवाइज आप लोग पढ़ोगे या फिर आपने पढ़ा होगा कि जब भी रोटेशन कोई भी ऑब्जेक्ट मूव करती है, क्लॉक को भी चलते हुए देखा अपनी जिंदगी में, तो क्लॉक इस तरीके से चलता है, राइट? सुई जो होती है क्लॉक की वो इस तरीके से चलती है, और इसी तरीके से दिस इज कॉल्ड क्लॉकवाइज। और सिमिलरली, नॉट सो सिमिलरली, बिल्कुल इसका जो ऑपोजिट होगा दैट विल बी एंटी क्लॉकवाइज, यानी कि अगर रोटेशन होती है बिल्कुल इसके ऑपोजिट, ऐसे। हाँ, so this is called anti-clockwise, right? So this is your anti-clockwise movement and that is your clockwise movement. तो अगर फोर्स बिल्कुल परपेंडिकुलर लगती है और इस तरीके से पिवट के बिल्कुल राइट पे लगती है, सो वी आर सेइंग दैट इट इज प्रोवाइडिंग अ टर्न अराउंड ऑफ इन एन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, राइट? तो एंटी क्लॉकवाइज में डायरेक्शन रोटेट करेगा, अब ऑब्जेक्ट ऊपर की तरफ खिंच जाएगा, इस तरीके से ऊपर की तरफ चले जाएगा। अगर आपने कभी पुलिस की चौकी देखी हो या फिर किसी सोसाइटी में जाते होगे और देखते होगे कि जो चौकी लगी होती है, गार्ड बैठा होता है, गार्ड अगर ये बैठा हुआ है तो बड़ा एक लंबा सा मूवमेंट आर्म होता है उसका, ठीक है? बड़ा एक लंबा सा मूवमेंट आर्म होता है और वो उसने भाई ने रोप के जरिए से बांधा होता है उसको।
तो जब उसको ऊपर खींचता है ना, तो डिस्टेंस को बड़ा करते हैं, वो बड़ा करते हैं। तो डिस्टेंस को बड़ा इसलिए करते हैं कि जब डिस्टेंस बढ़ेगा ना, तो अप्लाइंग फोर्स कम हो जाएगी और टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स, यानी कि जो मूवमेंट है, दैट विल ऑल्सो दैट विल लाइक रिमेन कांस्टेंट एट दैट पॉइंट, क्योंकि आपने फोर्स तो अप्लाइंग फोर्स तो कम होगी ना। तो अगर उसे स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ मूवमेंट चाहिए था, अगर उसे 10 न्यूटन मीटर का मूवमेंट चाहिए था, तो डिस्टेंस बढ़ाने से मैंने उस और डिस्टेंस बढ़ा के और फोर्स अप्लाइंग फोर्स को कम करके मैंने 10 मूवमेंट को ही अचीव किया है, 10 न्यूटन मीटर को ही अचीव किया है। लेकिन फर्क ये है कि अब मुझे फोर्स कम लगानी पड़ी है, मेरे हाथों के ऊपर जो दबाव है वो अब कम हो चुका है, और दिस इज बेसिकली गुड फॉर मी, राइट। इसी तरीके से अगर मेरे पास सिमिलर सिनेरियो है, देखो ये मेरे पास डिस्टेंस है एंड दैट इज माई पिवट, राइट, दिस इज माई पिवट, और अब मेरी फोर्स बिल्कुल ऐसे लगती है, perpendicularly बिल्कुल डाउन। फोर्स एंड डिस्टेंस आर मेकिंग अ 90 डिग्री एंगल, राइट। तो अब क्या होगा अगर मैं इसको एक्सटेंड कर दूं, बेसिकली अगर ये मेरा पिवट है और इसके इर्द गिर्द रोटेशन होनी है, तो ये मेरा बिल्कुल ऐसे मूव करेगा, राइट। और ये कौन सी रोटेशन होती है, अभी तक आप लोग पढ़ चुके होंगे, ये कौन सी रोटेशन होती है जब ऐसे रोटेशन हो। व्हाट इज दिस रोटेशन, वी से दिस इज अ क्लॉकवाइज रोटेशन। तो अब इसके अंदर जो डायरेक्शन प्रोड्यूस हुई है, कि हम कह सकते हैं कि इट विल मूव इन अ क्लॉकवाइज डायरेक्शन। और अगर अगर मैंने इस बात को मेंशन नहीं किया, तो यूनिट्स इसके बेसिकली न्यूटन मीटर होंगे, न्यूटन मीटर होंगे ना। कंसिडर कर लो, कंसिडर करो कि अगर फोर्स और डिस्टेंस मल्टीप्लाई हो रहे हैं न्यूटन टाइम्स मीटर, तो इट कम्स आउट टू बी न्यूटन मीटर। ठीक हो गया। यहाँ पे अब एक सवाल की तरफ आ जाओ। एक सवाल है, एंड दैट इज अ वेरी गुड क्वेश्चन टू ease your doubts. A student conducts an experiment on the turning effect of a force, ठीक है, as shown in figure 5.5। तो ये आपका बंदा है, इसके ये बेसिकली हाथ हैं, और इन्होंने टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स को फिगर आउट करने के लिए, उसको एक्सपेरिमेंटली चेक करने के लिए कि अगर मैं डिस्टेंस ऑफ फोर्स को ऐसे वेरी करूंगा तो अफेक्ट क्या आएगा, तो उसको डिटरमाइन करने के लिए, उसको देखने के लिए, एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व करने के लिए भाई ने ये एक्सपेरिमेंट किया। ठीक है, इफ द वेट W इज प्लेस्ड, ठीक है, अगर मैं एक वेट W को रखूं प्लेस्ड एट द 15 सेंटीमीटर मार्क, ये 15 सेंटीमीटर मार्क के ऊपर मैं भाई ने वेट W रखा हुआ है, ठीक है, 15 सेंटीमीटर मार्क के ऊपर भाई ने रखा हुआ है ये वेट, एज शोन डिटरमाइन इट्स मूवमेंट। तो मूवमेंट हमसे पूछ रहे हैं, भाई मूवमेंट बताओ 40 सेंटीमीटर मार्क में, यानी कि अगर मैं इसको उठाकर करीब कर देता वेट को, मूवमेंट वेट को, तो अब क्या होगा, अब बेसिकली मूवमेंट क्या होगा। ठीक हो गया। नाउ व्हाट विल बी द मोमेंट, पहले एट द 15 सेंटीमीटर मार्क, ठीक हो गया, पहले हम निकालते हैं एट द 15 सेंटीमीटर मार्क। तो पहले 40 सेंटीमीटर माइनस 15 होगा, क्योंकि ये जो डिस्टेंस है, हमें बेसिकली ये डिस्टेंस चाहिए, ठीक है। तो ये 40 सेंटीमीटर मार्क है, और ये अगर ये 15 है, तो मैं इनको माइनस करूंगा तो फिर मेरे पास ये डिस्टेंस आएगा, दिस डी जो मैंने रेड में लिखा हुआ है। तो ये डी डिटरमाइन करने के लिए मुझे इन दोनों को माइनस करना पड़ेगा, एंड दैट विल कम आउट टू बी अप्रोक्सीमेटली 25 सेंटीमीटर, 0.25 मीटर्स, राइट। डिवाइड बाय 100 कर देंगे तो 0.25 मीटर्स बन जाएगा। मोमेंट W, मोमेंट W कर लो, या फिर मोमेंट ऑफ W, मतलब वेट की वजह से। तो बेसिकली मोमेंट याद रहे पिवट के इर्द गिर्द आना चाहिए, और पिवट आपका इस केस के अंदर थंब है, ठीक है, ये आपका जो हाथ है ना, दिस इज योर पिवट, क्योंकि इसकी वजह से इसकी अराउंड टर्न अराउंड आ रहा है, मतलब इसके अराउंड रोटेशन आ रही है, इसके अराउंड रोटेशन आ रही है। ठीक हो गया। सो दिस इज योर पिवट, इन दिस केस योर थंब इज योर पिवट। सो मोमेंट मल्टीप्लाई इज इक्वल टू फोर्स टाइम्स डिस्प्लेसमेंट, और फोर्स इज व्हाट इज योर फोर्स, फोर्स इज बेसिकली योर वेट, जो उसका पुल कर रहा है वेट ब्लॉक का, विच इज बेसिकली अगर मैं इसका वेट ही लिख दूं तो एक ही बात है, वेट टाइम्स डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू व्हाट इज वेट, and that is 5 newtons times 0.25,
comes out to be 1.25 न्यूटन मीटर। ठीक हो गया? अब इसकी डायरेक्शन क्या होगी? देखो, अगर ये आपका पिवट है, ठीक है, दिस इज योर पिवट, और ये फोर्स आ रही है, इसको मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। अगर ये ब्लॉक है और इसकी ये फोर्स आ रही है एंड दिस इज योर पिवट, ठीक है, ये पिवट है, तो इसको मैं मजीद एक्सटेंड करूँ ऐसे, इस तरीके से एक्सटेंशन आती है इसकी, ठीक है। और ये कौन सी रोटेशन है? इट्स सिंपल, इट्स क्लॉकवाइज रोटेशन। क्लॉकवाइज रोटेशन, ठीक हो गया? तो क्लॉकवाइज रोटेशन आई है। अब उन्होंने पार्ट बी के अंदर द वेट इज देन शिफ्टेड टू द 5 सेंटीमीटर मार्क, तो इसको उठा के उन्होंने 5 सेंटीमीटर तक ले आए हैं, यानी कि थोड़ा सा मजीद दूर कर दिया है। एज अ रिजल्ट द स्टूडेंट फील्स दैट इट इज मोर डिफिकल्ट टू मेंटेन द हाफ मीटर रूल। अब हाफ मीटर रूल को मेंटेन करना और ही मुश्किल हो चुका है। क्यों? योर ऑनर, वाई? सिंपल सी बात है, वाई। तो यहाँ पे ये हुआ क्यों है? बेसिकली इसमें कोई कैलकुलेशन करने की, चलो कैलकुलेशन करने से भी देख लेंगे, लेकिन विदाउट एनी कैलकुलेशन हमने ये बात डिटरमाइन की थी कि अगर आप डिस्टेंस को बढ़ा दें, अगर आप डिस्टेंस को बढ़ा दें तो अप्लाइंग फोर्स, जो आप फोर्स अप्लाई करते हो, आपको कम लगानी पड़ेगी, या फिर इस केस में आपको फोर्स कांस्टेंट रखिए, क्योंकि आपका मास है ना, आपका मास की वजह से वो नीचे मास की वजह से पुल करा, तो आपने थोड़ी ना, मैं उसका आप ब्लॉक को आपने थोड़ी ना रिप्लेस कर दिया, ब्लॉक को थोड़ी ना आपने तोड़ दिया, तो आपकी फोर्स कांस्टेंट है। तो जब आपकी फोर्स कांस्टेंट है, जो अप्लाई हो रही है, जो मास पुल कर रहा है, वो तो 5 न्यूटन से ही पुल कर रहे हैं ना, तो लेकिन आपने डिस्टेंस बढ़ा दिया है। तो जब आपने डिस्टेंस बढ़ा दिया तो मोमेंट, जिसका फॉर्मूला फोर्स टाइम डिस्प्लेसमेंट है एंड दिस इज योर कांस्टेंट, और इसको अगर आपने बढ़ा दिया है तो ऑफ कोर्स मोमेंट भी बढ़ जाएगा। यानी कि अब जो रोटेशन आ रही है वो ज्यादा आ रही है, रोटेशन ज्यादा आना चाहती है, लेकिन आपके हाथ को ऊपर की तरफ ज्यादा फोर्स लगानी पड़ी है इसको मेंटेन करने के लिए, उसे अपनी जगह पे रखने के लिए, उसे अवॉइड करवाने के लिए कि भाई रोटेशन ना हो, अपनी जगह पे ठहर जा भाई, ये करने के लिए कि वो रोटेशन ना आए, आपके हाथ को ऊपर की तरफ एक फोर्स लगानी पड़ रही है ताकि वो उस रोटेशन को रोक दे, क्योंकि मोमेंट बढ़ चुका है। मोमेंट क्यों बढ़ चुका है? क्योंकि फोर्स तो आपकी कांस्टेंट है, क्योंकि फोर्स किस वजह से लग रही थी? वो तो आपके ब्लॉक की वजह से लग रही थी, 5 न्यूटन के ब्लॉक की वजह से। तो फोर्स आपकी कांस्टेंट है, लेकिन आपका डिस्प्लेसमेंट बढ़ चुका है, क्योंकि आपने ब्लॉक को दूर रख दिया, आपने 15 से उठा के 5 की तरफ रख दिया है। और अगर इस मीटर रूल को पढ़ो तो 0 to 15 to 40 वो इस साइड पे इंक्रीज कर रहा है, ठीक है, इस साइड पे फ्रॉम लेफ्ट टू राइट वो इंक्रीज कर रहा है मीटर रूल। तो जब आप उसे राइट की तरफ लेके जा रहे हैं तो ऑन द स्केल रीडिंग डिक्रीज हो रही है, लेकिन ओवरऑल फ्रॉम द पिवट डिस्टेंस इज इंक्रीजिंग, और जब डिस्टेंस इंक्रीज करेगा तो मोमेंट आर्म बढ़ेगा, मोमेंट बढ़ जाएगा, ओवरऑल मोमेंट विल इंक्रीज। इसे अगर मैं कैलकुलेशन फ्रॉम न्यूमेरिकल पर्सपेक्टिव देखूं मैं इसे, तो बेसिकली एट द 5 सेंटीमीटर मार्क जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस था, वो अब क्या होगा, 40 माइनस 5 हो जाएगा, ऐसे ही है, बिकॉज ये आपका 40 है, मैं यूज करता हूँ कलर, दिस इज योर 40, हाँ, दिस इज योर 40 एंड दिस इज योर 15, तो इनके दरम्यान अब जो डिस्टेंस होगा 40 और 40 और 5, ये 5 है, ठीक है, मैं दोबारा बताता हूँ, ये 40 है एंड दिस इज योर 5, एग्जाम्पल यहाँ पे 5 होगा ना, क्योंकि जीरो के करीब होगा 5, तो अब ये 5 है, अब मुझे ये डिस्टेंस निकालना है, ये डिस्टेंस निकालना है, ये डिस्टेंस, ठीक है, ये मुझे डिस्टेंस निकालना है। तो अब इसके लिए मैं 40 माइनस 5 कर दूंगा, comes out to be 35 सेंटीमीटर, which comes out to be 0.35 meters, ठीक हो गया। तो मोमेंट अब क्या होगा, मोमेंट ड्यू टू डब्ल्यू, क्योंकि मोमेंट तो उस वेट की वजह से आ रहा है ना, तो मोमेंट ड्यू टू डब्ल्यू इज इक्वल्स टू वेट टाइम्स डिस्टेंस, 5 न्यूटन टाइम्स 0.35 meters, comes out to be 1.75, और डायरेक्शन वही क्लॉकवाइज, क्योंकि क्लॉकवाइज वो मूव कर रहा था, न्यूटन मीटर, ठीक है। तो 1.75 था आपका आंसर अब, और अब आप पहले आपका आंसर था 1.25, तो 1.75 इज ग्रेटर देन 1.25, राइट? ये तो सच है ना, ये इतनी मैथ तो आती है ना। तो ये आपने कैलकुलेशन के पर्सपेक्टिव से भी देख लिया कि जब आप डिस्टेंस को बढ़ाते हो तो मोमेंट आर्म बढ़ जाता है, तो 1.75 इज ग्रेटर, अब आपका आंसर 1.75 आया, जो कि बढ़ा है 1.25 से, तो अब आपका आंसर बड़ा आ चुका है, तो मोमेंट बढ़ चुका है, और उस ऑब्जेक्ट को, उस स्केल को अपनी जगह पे फिक्स रखने के लिए अब आपको
खुद के तौर पे ज़्यादा फ़ोर्स लगानी पड़ेगी, भई तू ना हिल। वो चाहता है कि मैं हिलूँ क्योंकि उसका मूवमेंट बढ़ चुका है। मूवमेंट क्या होता है? मूवमेंट किसी भी ऑब्जेक्ट की रोटेशन को कॉज़ करता है। दैट इज़ बेसिकली रोटेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। तो उसकी रोटेशन है, वो चाहता है कि मैं ज़्यादा रोटेट करूँ। तो एक ऑब्जेक्ट है, अगर कोई चीज़ है, अगर आपके सामने कोई चीज़ रोटेट कर रही है, आपका टायर हिल रहा है, बार-बार रोटेट कर रहा है, उसको रोकने के लिए अब आपको ज़्यादा फ़ोर्स लगानी पड़ेगी ना। तो भाई को अब अपने हाथ पे जो उन्होंने पकड़ा हुआ है स्केल को, अब उसे अपनी जगह पे रखने के लिए ज़्यादा फ़ोर्स लगानी पड़ रही है कि भई ठहर जा अपनी जगह पे, क्योंकि वो अब चाहता है कि वो ज़्यादा घूमे। सो दैट कंप्लीट्स वन पार्ट ऑफ योर लेक्चर। आई होप इट क्लियर्स योर डाउट्स, और अगर नहीं आ रही तो मुझे बता दो, मैं तुम्हें कमेंट्स में इसके जवाबात दे दूँगा। ठीक हो गया? See you again.